Even when you feel low, you can still go. Even when you feel I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। आज हमारे साथ हैं गौरव मिश्रा। गौरव मिश्रा के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो अभी इनका हाल ही में सिलेक्शन 2022 में CBIC ग्रेड सी में इनका हुआ है, लेकिन इसके पहले ये 2018 बैच से एज ए स्टेनो इन DOPT CSSS में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अभी हम काफ़ी कुछ जानेंगे, प्लस DOPT का जो इनका एक्सपीरियंस रहा है उसको भी कहीं ना कहीं हम जानेंगे। तो सबसे पहले गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे कि आप आए और कहीं ना कहीं आपके माध्यम से बहुत सी ऐसी चीज़ें DOPT के बारे में भी आपकी पता चलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इनका AIR 16 रैंक आया हुआ है, 16वां रैंक जो है वो इनका आया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका जो सिलेक्शन है वो आपका CBIC ग्रेड सी में हुआ है और 16th रैंक, जो कि बहुत कम कैंडिडेट की आती है। अगर आप चाहते तो आप 4600 ग्रेड पे भी चूज कर सकते थे, लेकिन आपने CBIC में ग्रेड सी क्यों चूज किया आपने? CBIC मैंने स्टार्टिंग में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो एम यही था, 2 वैकेंसी देखी थी मैंने। ओके। क्योंकि मैं एक्चुअली राजस्थान से हूँ, जयपुर से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने सोचा दिल्ली रहने की बजाय जयपुर मिल जाएगा, ग्रेड सी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, इसलिए मैंने CBIC चूज करने का सोचा। हाँ, बोल सकते हैं कि होम पोस्टिंग का मामला है। एक थोड़ा मेरा ये था कि सेटलमेंट मेरे को दिल्ली में लगता नहीं है कितना हो सकता था इजीली। ओके। तो एक चांस मैंने अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, मैंने ले लिया, इसलिए मैंने CBIC ऑप्ट किया था जिसमें जयपुर मिल सके। एम मेरा वही है, 16 रैंक है। CBIC में सेकंड पे आ रहा हूँ। किस्मत देखिए, पहला जो बंदा है 6 रैंक का है। ओके। जिसने CBIC ऑप्ट किया है। ओके। जो CBIC में पहली रैंक है और मैं दूसरी कारण, फिर भी किस्मत ने साथ दिया, मेरा हो गया। तो रहता है, मेहनत तो रहती है, लेकिन किस्मत का भी रहता है। तो आपने अभी जो वैकेंसी का पूरा स्टेट वाइज देखा तो उसमें राजस्थान में 2 वैकेंसी थी, राइट? हाँ, मैंने जयपुर जोन में 2 वैकेंसी देख के स्टार्टिंग में ही मैंने फिर सोच लिया था। और 2 कौन कौन सी थी? UR से थी या EWS से थी? UR से थी आपकी। तो अभी जिस हिसाब से आप 2018 में एज ए DOPT CSSS में भी आप सिलेक्ट हुए हो, तो अभी किस तरीके से एक्सपीरियंस रहा आपका, आपकी जर्नी का? DOPT 2018 से हुआ था। एक्चुअली पूरी अगर मेरी जर्नी बताऊं तो सबसे पहले मैंने 2017 का CGL के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। मैं स्टेनो में बिलोंग नहीं करता था शुरू से। ओके। CGL दिया था, प्री क्लियर हुआ 17 का, मेंस क्लियर हुआ, फिर डिस्क्रिप्टिव दिया, 70 नंबर आए थे। टोटल मेरा सही रहा पूरा एक। ओके। लेकिन आपको पता होगा 2017 वाले CGL में थोड़ा पेपर आउट का चला था। हाँ। और मेरे साथ उसी वजह से थोड़ी दिक्कत हुई। प्री में बढ़िया नंबर थे, 150 थे 2017 वाले में। ओके। मेंस में इंग्लिश में भी बढ़िया थे, 165 नंबर थे। लेकिन आपको मैथ का पेपर आउट हुआ और हमारा प्रोटेस्ट हुआ था 17 का, सभी को मालूम होगा। हाँ, काफी लेट रिजल्ट आया था इसकी वजह से। बिल्कुल लेट रिजल्ट आया था। सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाद जो प्रोटेस्ट चला था, मैं उसमें 6 दिन रहा था वहाँ पे। ओके। सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाद अच्छा, वो पेपर कैंसिल हुआ, मैं दोबारा पेपर लगा, मैं वापस गया पेपर देने, तो उस चक्कर में तैयारी हुई नहीं, मेरे पेपर नंबर कम रहे। एट लास्ट में 3 या 4 नंबर से CGL से आउट हो गया था फाइनल में आफ्टर DV। ओके। तो थोड़ा कहीं तो SSC से ट्रस्ट डाउन हुआ कि क्या करें, CGL में भीड़ भी बढ़ रही है, क्या करना है। फिर स्टेनो का चूज कर लिया। उस समय फॉर्म चल रहे थे, स्टेनो फॉर्म डाल दिया। CGL की ये तैयारी हुई थी, तो इधर मेरे को तैयारी करने की इतनी, देखा जाए तो मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 152 नंबर आए थे। ओके। तो मैंने उसके बाद स्किल टेस्ट चल ही रहा था, मैंने बढ़िया कोचिंग कर ली थी, डी के लिए क्लियर हो गया। टाइम मिल गया था SSC की बदौलत, क्योंकि पहले SSC लेट किया जाती थी। हाँ। तो उस टाइम पे टाइम मिला और मेरे 152 थे, ऑल इंडिया रैंक 220 आई थी।
डीओपीटी मेरे को मिल गया था। हाँ, उस टाइम अगर मेरा सी अच्छा जाता तो सी उसी टाइम मिल जाता। ओके। तो 2018 में थोड़ा डीओपीटी सेलेक्ट हुए, और डीओपीटी चूज करने का तब भी ये था कि मुझे कहीं दूर इधर उधर नहीं जाना पड़े, कि कहीं चेन्नई या बंगलौर या ऐसे इनकम टैक्स में ले लिया, से दिल्ली फिक्स रहेंगे। थोड़ी जानकारी कर ली थी कि डीओपीटी में दिल्ली फिक्स रहता है, तो इसलिए मैंने दिल्ली चूज किया था। और तो ये डीओपीटी। एक चीज़ मुझे और बताइए कि स्किल फिर सीखने में आपको कितना टाइम लगा, और आपका स्किल का जो मीडियम था वो क्या था, हिंदी या इंग्लिश? मेरा स्किल का मीडियम हिंदी है। स्किल मैंने स्टार्टिंग में सितंबर 2018 में स्टार्ट किया था, और नवंबर 2019 में स्किल टेस्ट लगा था हमारा। ओके। उस टाइम तक मेरी 100 की स्पीड तो थी, पर वो नहीं थी कि मैं उसे ट्रांसक्रिप्ट करके अच्छे से रिजल्ट प्रोवाइड कर सकूं। तो 80 वाला मेरा क्लियर हो गया था, और हम यू कैन से कि मेरा 90 तक की स्पीड आ रही थी। अगर कोई अच्छे से स्किल करे तो वो 10 से 12 महीने में वो स्किल क्वालिफाई करने के लिए रेडी हो सकता है ग्रेड डी के लिए। सी के लिए नहीं कह सकता हूँ, सी के लिए अच्छी तैयारी चाहिए। ओके, तो आपका फिर सिलेक्शन डीओपीटी में हुआ। तो अब जिस हिसाब से आप ट्राई कर रहे थे 2019 में, 20 में भी आपने ट्राई किया होगा कि आपने स्किप किया 19-20 को? मैं तो पूरा अगर रियलिटी बताऊं तो डीओपीटी चूज किया तो थोड़ा मैं एक तरह से रिलैक्स मूड में आ गया था। ऐसा लग रहा था ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे काम किया, वहाँ एएसओस होते हैं डीओपीटी में, वो डायरेक्टली 4600 पे आते हैं, तो एक इनसिक्योरिटी फील होने लग जाती है धीरे धीरे। एक बनता है ऐसा माहौल। तो 19 वाला मैंने दिया था, उस टाइम तक ज्वाइनिंग हुई नहीं थी। 19 का जब एग्जाम लगा था, शायद मेरे हिसाब से, शायद मेरे को इतना ध्यान नहीं है, मेरे 159 आए थे। ओके। 19 वाले में। ओके। लेकिन मेरी तैयारी हो नहीं पाई, क्योंकि डीओपीटी में गए थे, वर्किंग नॉलेज इतनी, तो पहली बार काम कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा गेन करते हैं तो फिर सीखते हैं धीरे धीरे। तो उसी फेज में थे, तैयारी हुई नहीं। स्किल के लिए मैंने बस उस टाइम पे 20 से 25 दिन तैयारी की थी, उसमें क्लियर होना नहीं था। सी दिया था ओनली मैंने, डी नहीं दिया। कि मेरे को डी में इससे अच्छा, डीओपीटी से अच्छा मेरे साथ मुझे ऐसा लगता था मुझे मिलना नहीं है। सही बात है। तो मैंने डी इसलिए दिया ही नहीं। लोग वैसे शिकायत करते हैं कि लोग बार बार एग्जाम देते, तो मैं अपने बेटरमेंट के लिए एग्जाम दे रहा था। तो मुझे पता था नहीं होना, इतना श्योर था मेरा नहीं होना। राजस्थान वाला एग्जाम मेरा स्टेनो का चल रहा था, तो उसके लिए मैं रेडी था, वो मेरे को देना। उसमें किस्मत ने साथ नहीं दिया, मैं 3 या 4 नंबर से बाहर हो गया, क्योंकि राजस्थान में स्किल क्वालिफाई नहीं होता, उसके नंबर जोड़ते हैं। ओके। उसमें मैं रिट आउट हो गया था। फिर 20 वाला दिया। 20 वाले में मेरी, जैसे कि मैंने आपको बताया, 22 वाले में मैंने सीबीआईसी में देख लिया, तो 20 वाले में इनकम टैक्स में मैंने देखा था। इनकम टैक्स में 20 वाले में जयपुर जो में वैकेंसी थी काफी अच्छी, 31 वैकेंसी, ग्रेड डी में थी ओनली। तो फिर मैंने उसके लिए तैयारी करने का सोचा। 152 नंबर आए, नंबरों का सिलसिला मेरा बढ़िया रहा। लेकिन फिर मेरे को 20 में जाकर फील हुआ कि मेरे नंबर वो कम रह गए, क्योंकि मैं 1 नंबर से था सीबीडीटी की कट ऑफ। तब मैंने ये सोचा था कि अब की बार आर पार करते हैं, नंबर इतने लाएंगे जिससे अब दुख नहीं होगा नंबर कम लाने। मतलब जिस हिसाब से आपने टारगेट किया था, के लिए दिक्कत इतने 2022 का जिस हिसाब से आपने टारगेट किया था कि इस बार आर या पार, तो फिर आपने आर या पार करके 16 रैंक जो है वो आपने सिक्योर कर ली। तो ये बिल्कुल मैंने ये सोचा था। तो ये किस तरीके से आपका आर या पार का तैयारी किस तरीके से पूरा रहा, क्या क्या चीजें आपने फेस करी बीच में? देखिए, अभी काम का मैनेजमेंट भी करना था, ऑफिस का मैनेजमेंट करना होता है। डीओपीटी में मैं एक कह सकता हूँ कि मुझे थोड़ा सा ये मिल गया था कि तैयारी करने के लिए थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता था। इतना हेक्टिक जॉब नहीं थी। ओके। रियलिटी बताऊं, आप पूछ रहे थे कि डीओपीटी के वर्किंग नॉलेज के बारे में था, तो हेक्टिक जॉब नहीं थी, क्योंकि मैं डायरेक्टर के पास पोस्टेड हूँ। अगर वहाँ मैं मिनिस्टर्स ऑफिस में होता तो थोड़ा ऐसा होता कि मुझे टाइम मिलता नहीं मिलता, वहाँ टाइम मिला। मैंने जुलाई 2022 में स्टार्ट की थी। सबसे पहले स्टैटिक जीके। ओके। उसके लिए अलग आजकल क्लासिफाइड बुक्स आ रही है स्टैटिक जीके के लिए। तो मैंने एक स्टैटिक जीके की बुक ली, ऑनलाइन ई बुक ली, और पहले से ही सीजीएल, आपको बताया था मैंने, सीजीएल के लिए तैयारी इतनी अच्छे से कर रखी थी चीजें कि जीके के लिए मैंने सोचा जीके का पार्ट में कमजोर रह जाता है,
20 नंबर 15 नंबर पे रह जाते हैं, तो वो भी थोड़ा वो होता है, इसलिए मैं स्टैटिक जीके लिया। साथ में मैंने थ्योरेटिकल पढ़ा अरिहंत की बुक्स, ओके। अलग अलग बुक्स को, वो मैंने पहले पढ़ रखी थी, तो थोरोली में निकलता गया, 1 महीने में मैंने कर लिया। स्टैटिक जीके की बुक अलग से पढ़ी, और करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी मैंने एक 1 ईयरली की आती है, ईयरली वाली हाँ, करंट स्पीडी अफेयर, आती है। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये चारों मंथ में अलग अलग लाता रहा, उसमें अपडेट होके हर मंथ आती है। तो एक इस तरह से मैंने ये तीनों चारों चीजें जीके के लिए करी। इंग्लिश के लिए मेरा इंग्लिश थोड़ा सही रहा शुरू से, जब से मैंने तैयारी सीजीएल की अच्छी सीखी थी, तो इंग्लिश के लिए मेरे को इतना था नहीं, फिर भी मैंने रिवाइज करी थी। एक बार रिवाइज करके फिर मॉक टेस्ट लगाए थे। ओके। और रीजनिंग के लिए मॉक टेस्ट ही किया, उसके लिए कुछ भी मैंने और अनदर प्रैक्टिस नहीं करी, मॉक टेस्ट करा। सबसे पहले स्ट्रेटजी में ये फॉलो किया कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स थे वो सारे लगाए, और जो इंग्लिश के लिए केडी नहीं, एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है, वो उसकी प्रीवियस वाले सारे लगाए, 15 साल वाले, वो पहले भी कर रखे थे, दोबारा रिवीजन हो गया मेरा। फिर टेक्स्ट बुक में मैंने खरीद रखा था पास उसका, तो उसमें मैं प्रीवियस भी लगाता, और डेली के 1 या 2 टेस्ट ऐसे करते गए। फाइनली मिला के अक्टूबर से लेकर और 15 नवंबर तक मैंने अच्छी तरह पूरा तैयार कर लिया था। अब वो मैं थोड़ा उसकी बढ़ाई नहीं करा, लेकिन फिर भी कहता हूँ लास्ट में जाकर मैं पैनिक कर गया। ओके। इस मोमेंट पे लास्ट में जाके, क्योंकि इस साल ऐसा चला था कि यार पेपर अलग आ रहे हैं, इंग्लिश थोड़ी अलग लेवल की आ रही है, और थोड़ा टफ पड़ रहा है, लोगों ने ऐसा कर दिया, और मेरा सेकंड डे पेपर था, सेकंड से तो थोड़ा पैनिक कर गया। उस वजह से रिग्रेट रह जाता है, 4-5 नंबर थोड़ा मेरे को लगता है चीजों में इंग्लिश में कम रहे 4-5। ओके। ओवरऑल फिर भी मैं सेटिस्फाई हो गया कि इससे कुछ मिल सकता है। ओके। मिल जाएगा जो अपने के साथ। आपके मार्क्स कितने थे? मार्क्स इंग्लिश में मेरे 85 थे। ओके। वो मैं कह रहा था ना, इंग्लिश में कम रह गए। हाँ। और जीएस में मेरे 30 थे। ओके। और रीजनल में 45, 160 और 60 मार्क्स थे, और नॉर्मलाइज हो गए 166.22 बने। अच्छा, 166 पॉइंट कुछ आपके बने थे, राइट? हाँ। तो अब जिस हिसाब से आपके जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, तो जीएस में जैसा आपने बताया कि आपने अरिहंत पढ़ा, स्टैटिक जीके प्लस स्पीडी का जो आपका मंथली आता है, और ईयरली, इतना बस आपने पढ़ा, तो इतना करके आपका 30 मार्क्स जो है वो आपके स्कोर हो गए। जीएस का जो थोड़ा पैनिक भी कर गया था, 30 से ऊपर चला जाता, पैनिक भी कर गए थे, मैं बता रहा था आपको, पैनिक हो गया था थोड़ा कि क्या है, अरे यार एकदम से कैसे नए क्वेश्चंस भी डाल दिए थे, एसएससी ने अजीब पूछा था मेरे को। अभी एक क्वेश्चन अभी याद है कि बांग्लादेश का कौन सी जगह पे पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जाते हैं, हम इंडिया में पढ़ लें कोई बहुत है, बांग्लादेश का पेट्रोलियम पूछ लिया था उन्होंने, तो थोड़ा कर गए थे। हाँ, लेकिन जीएस में आ सकते हैं नंबर, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते। अच्छा, क्योंकि अगर थोड़ी अच्छे से पढ़े तो आ सकते जीएस में, क्योंकि 30 मार्क्स आप जिस हिसाब से लाए हो ना, कई कैंडिडेट्स के तो मेन उनको लगता है जीएस में 20 मार्क्स लाना भी बहुत बड़ा काम हो जाता है एक तरीके से। ऑलमोस्ट मेरे हर बार 20 आ जाते थे, मेरे को वही 10, मेरा सोच रहा था कि 10 या 15 नंबर की कमी पड़ रही है, वो ही इंक्रीज करके लेके जाने हैं, वो फिर थोड़ा किस्मत के साथ ही मिलता है। लेकिन अच्छे से पढ़ा, स्पीडी को मैंने 3 से 4 बार निकाला था। ओके। और स्टैटिक जो वाली बुक थी उसको भी 3 या 4 बार निकाला था, क्योंकि रिवीजन से ही सारे टर्म याद रह सकती है, नहीं तो नहीं रहने वाली। और ये अपना और मेरे को फायदा भी मिला। अरिहंत कितने बार निकाला आपने? अरिहंत में पहले कर चुका था, दोबारा वो थ्योरी वाली बुक्स होती हैं, वो वाली बुक थी, मैं पहले भी कर चुका था उनको। एक तरह से मुझे पिछली चीजों का फायदा तो था ही। अब की बार मैंने एक ही बार थोरोली पढ़ा था बस अरिहंत, क्योंकि पहले भी मैं पढ़ चुका था। अगर कोई बिल्कुल नया पढ़ता है तो उसको, जैसे मैंने 4 महीने में करा, तो उसको लगभग लग सकते हैं कि अगर पूरी अच्छी तरह तैयारी करके जाते 6 से 7 महीने। लेकिन अभी भी टाइम है, अगर 23 वाले के लिए कोई सोचे तो थोरोली एक बार थ्योरी पढ़ ले बस। अच्छा। उसके बाद जो स्टैटिक और ये जो बुक्स होती हैं उनको पढ़ने में थोड़ा आसानी हो जाती है। ओके। हम रिलेट कर पाते हैं चीजों को, क्योंकि आप डायरेक्ट अगर लूसेंट की वन लाइनर पढ़ने जाएंगे तो आप रिलेट नहीं कर पाएंगे, आप उनको बस रटने की ट्राई करेंगे। गौरव जी, एक चीज और मुझे बताइए, क्योंकि कई स्टूडेंट जो है
बहुत से ऐसे कारणों से कहीं ना कहीं उनके क्वेश्चंस होते हैं। तो एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन क्या पूछा है कि वो स्टेनो लिख तो लेता है लेकिन वो उसको पढ़ नहीं पाता है। क्योंकि आप एक सीजीएल एस्पिरेंट थे, आपने स्टेनो में शिफ्ट किया, तो आपके साथ भी ये चीज़ें आई होंगी, जो कि आपने बताया कि नवंबर 19 में आपके साथ दिक्कत थी। तो किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं? मैं ये बताऊं तो मेरे साथ सेम हुआ था, जैसा कौन लिख रहा है मुझे पता नहीं बिल्कुल, लेकिन ये जेन्युइन क्वेश्चन है, होता है, नॉर्मली होता है। हाँ, अगर आप उनसे पूछें कि वो करते कैसे हैं तैयारी, तो हो सकता है वो बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि ये चीज छोड़ देने से ही निकल के आती है। ओके। और कुछ बच्चे इस चैनल में क्या करते हैं, लिख लिया, हाँ, लिखने पे ही ध्यान देंगे, हाँ, उसे पढ़ने पे नहीं देंगे, तो वही कमजोरी रह जाती है। अच्छा। वो हमारे टीचर ने जो शुरू से सिखाया था, उन्होंने ये कहा था कि आप लिख रहे हो ना, उसको पढ़ो, फिर उसको दोबारा लिखो, फिर उसको पढ़ो, जिससे आप जो लिख रहे हो वो समझ में आए। क्योंकि आपका एम केवल स्टेनो में लिखना नहीं है, उसे ट्रांसक्रिप्ट करना है, तो वो ऐसे ही आएगा कि वो उसे पढ़े बार बार, उसे लिखने पे ज्यादा ध्यान ना दें, पढ़ने पे ध्यान दें। ओके। और स्टैटिक जीके कितना करना इनफ है? स्टैटिक जीके कितना करना, देखिए मैक्सिमम तो आजकल मैक्सिमम जीएस तो कुछ मैक्सिमम नहीं। ओके। इनफ तो कुछ नहीं है जीएस में कि हम यहाँ पे जाकर रुक जाए। जितना हो सके उतना करना है। जैसे मैंने जो बुक की थी उसमें शायद मेरे हिसाब से मुझे याद है अराउंड 50 टॉपिक्स थे, डिफरेंट टाइप्स के जो रहते हैं कि डांसेज हैं, लोग आर्ट है हमारी, और फ्लूट वगैरह की ये है, तो ये सब चीजें थी उसमें, रिवर वाली और ये सब, तो 50 के अराउंड टॉपिक थे। शायद वो ब्रह्मास्त्र के नाम से आती है, मैं ये अच्छा बुक आप जितना मुझे याद है। ओके। हाँ, स्टैटिक जीके की बुक आती है ब्रह्मास्त्र के नाम से, प्रमोशन के हिसाब से नहीं, लेकिन मैं पढ़ा था उस हिसाब से बता रहा हूँ कि वो बुक ई बुक आती है, वो आप देख लें, भले जिसको भी जरूरत हो एक बार चेक करें उसको। अब अच्छी तरह दे रखा है, उसमें दे रखा है पहले तो उन्होंने बता रखा है कि अगर डांसेस की बात आती है किस स्टेट का कौन सा डांस है, तो डांसेस कौन कौन से हैं, फिर टीसीएस में आए हुए उन्होंने क्वेश्चंस बता रखे हैं, उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे। ऐसे वो बुक बढ़िया है। और कंप्रहेंशन और क्लोज टेस्ट में कई स्टूडेंट को प्रॉब्लम अभी आ रही है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि पैनिक कर गए, जो भी रहा, लेकिन आपके जो मार्क्स थे लगातार कंटिन्यू आपके बने रहे, कहीं ना कहीं आपका इंग्लिश अच्छा होगा। तो किस तरीके से आप कंप्रहेंशन और क्लोज टेस्ट हो सकता है आपके पास कोई क्वेश्चन आया तो शायद हो सकता है कि आप फिर बता देना कि शायद किसी ने ये भी कहा हो कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, इंग्लिश कैसे सही करूँ, हाँ, ये भी पूछा था। हाँ, ये भी है, सही बात है। हाँ, क्योंकि ये मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ। ओके। अगर लेकिन सबसे पहले सोच छोड़नी पड़ेगी कि हिंदी मीडियम से हूँ, इंग्लिश कैसे करें। क्योंकि देखो, जैसे हिंदी हमारी सब्जेक्ट है, ऐसे इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, सब चीज एक सब्जेक्ट है, उसे सब्जेक्ट की तरह लीजिए, पढ़िए। और हिंदी वाले को तो मैं सोचता हूँ उसको डबल फायदा मिलता है। इंग्लिश मीडियम वाला उसको इंग्लिश ही पढ़ता है, हिंदी वाले को उसको समझने के लिए हिंदी तो है कि वो इम्प्रॉम्प्टू और प्री मेडिटेटेड दो शब्द होते हैं, अपोजिट वर्ड है। हाँ। अगर वो इम्प्रॉम्प्टू कर रहा है कि इसका मतलब तुरंत हो रहा है, तो वो तुरंत याद आएगा उसके दिमाग में। सही बात है। इम्प्रॉम्प्टू आए नहीं आए, और प्री मेडिटेटेड मतलब जानबूझकर वाला शब्द उसे याद आएगा, जानबूझकर तो यार ये बोलते हैं। हाँ। तो वो तो उसको पढ़ने का तरीका है कि क्लोज टेस्ट में तो मैं ये देखा है कि अजम्पशन ज्यादा लगाते हैं, क्लोज टेस्ट अजम्पशन से ज्यादा सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्लोज टेस्ट ग्रामर सही होने से ही आता है। मेरे टीचर से मैंने सीखा था, तो हो सकता है मेरी ग्रामर बहुत सही हो गई उस समय। लूप होल शुरू बेसिक में अगर लूप होल नहीं होंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, और बेसिक में लूप होल है तो नहीं होना। कंप्रेंशन के लिए है कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, चीजों को रीडिंग करें, बस। हर कोई भी आपको किसी को भी बताएगा, कोई भी यही कहेगा रीडिंग करें। ओके, यही निकल के आता है हर चीज। और ग्रामर में जैसा आपका एरर्स हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, PQRS आते हैं, तो वो किस तरीके से कवर करें? PQRS के लिए तो मैं ऐसा कोई कह सकता है कि यार कैसा कौन सा मेथड बता रहे हैं, पर PQRS में मेरा तो ये है, हो सकता है लोग वैसे ही फॉलो करते हैं, वो एक्चुअल में रूल हो ऐसा ही कि ग्रामर को अगर ग्रामेटिकल चीज आ रही है, क्योंकि S1 S2 देते हैं, जैसे 1 और 6 दे देते हैं, बीच के 4 को मिलवाते हैं। अगर 1 में ग्रामेटिकल पीछे ग्रामेटिकल चीज आ रही है तो ग्रामेटिकल मिलाऊंगा, अगर वो नाउन है तो नाउन के साथ जोड़ के चलेंगे। सेंटेंस मेकिंग करनी पड़ती है PQRS के लिए। ओके, सेंटेंस मेक हुआ, एक ही सेंटेंस मैच हुआ, उसके बाद वो लास्ट से मिलाइए। लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट करेंगे पहले से 6 को पूरा मैच करेंगे, पूरा बनाने की ट्राई करेंगे, तब कि उन्हें ट्राई करना चाहिए फर्स्ट को मिलाओ,
और लास्ट वाले को मिलाओ, पूरा निकल के आ जाता है। अच्छा, फर्स्ट और लास्ट वाले मिलाओ, बाकी वो अरेंज हो जाते हैं, राइट? बाकी आपको फिर ऑप्शंस अगर ऐसे हैं कि दिक्कत आ रही है तो वो ग्रामेटिकल फिर पूरा मिलाना पड़ता है PQRS के लिए। ओके। और ये मुझे बताइए कि जैसे आपने जो स्पीड इंक्रीज करी, आपने ऐसे बताया कि आपने 80 to 100 आपने करी, क्योंकि अभी ग्रेड सी आपने निकाला है तो आपका जो स्पीड है वो लगभग 110 या 115 तक आपका हो सकता है, उसके ऊपर भी हो। तो किस तरीके से आपने स्पीड इंक्रीज करी, क्योंकि हाथ उस टाइम पे नहीं चलता है, कई कैंडिडेट से पूछ रहे हैं। 80 की स्पीड तो मेरी आपको बता के 18 का निकाला था, तो 80 की स्पीड तो हाँ, कभी थी, हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैंने उसके बाद जब 22 के लिए करा, 20 वाले के लिए भी मैंने एक्चुअली लिखा था, हाँ, 20 वाले में भी मेरी 5.5% मिस्टेक्स आई थी सी ओके, में, ओके, तो तभी मेरी थोड़ी सही हो गई थी चीजें। ओके, इसके लिए देखो प्रैक्टिस रहती है। रामधारी हमारे हिंदी में होते हैं, रामधारी गुप्ता की बुक आती है खंड 1। हाँ, खंड 1 को मैंने कभी भी 110 115 से नीचे नहीं लिखा, हाँ, उसको उतना तो लिखना ही पड़ेगा। खंड 1 बहुत ही पार्लियामेंट्री मैटर रहता है, और खंड 2 को भी 2 या 3 बार 100 की स्पीड पे और 105 तक की स्पीड लिखा था। मेरा दोस्त है, अगर आपके साथ कोई साथी है तैयारी करने के लिए तो उसके साथ एक चैनल लिख रहे हो तो वो बहुत बेटरमेंट करवाएगा। ओके, मेरा खुद का फ्रेंड है, वो खुद डिफेंस में सेलेक्ट हुआ है 2022 से, ओके, तो हम दोनों ने ही लिखा था, दोनों पढ़ते थे लिख के, हाँ, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि पढ़ना जरूरी है। हाँ, दोनों लिख के पढ़ते थे हर बार। अगर मिस्टेक आ रही है ज्यादा पढ़ने में तो फिर लिखते थे दोबारा। ओके, खंड 2 भी लिखा। कुछ चैनल्स हैं उनके पे जो मिले हमें पार्लियामेंट, तो हमने 110 115 120 लिखे हैं। हाँ, जो नॉर्मल मैटर्स, जो जैसे हम जनरल मैटर्स बोलते हैं, वो हमने 100 105 तक लिखे हैं। हाँ, लीगल मैटर भी हमने 90 पे लिखे थे। ओके, सारे मैटर्स हमने लिख लिए। और जो फिर जैसे आपको पता है 16 फरवरी का जो एग्जाम कैंसिल हुआ था, हाँ, उसमें जो आया था कहानी की तरह, निबंध की तरह, हमने निबंध भी लिखे फिर 100 की स्पीड। ओके। तो ये सारा लिखा था, सारा करके फिर मतलब आपने हर पर्टिकुलर डिक्टेशन का जो लेवल रहता है, जो अलग अलग तरीके से आपकी बोली आती है, हर प्लेटफॉर्म पे आपने मेहनत करके आपने उसको किया हुआ था। बिल्कुल, बहुत करना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा कि रीजनिंग में कई स्टूडेंट पूछते हैं कि कितने मार्क्स लाना सफिशिएंट है, मतलब कितने मार्क्स लाना सही रहेगा? रीजनिंग 45 तो रनिंग चाहिए। अच्छा, 45 अराउंड मार्क्स आ रहे हैं। आप किसी के देख लीजिए जिनके मार्क्स 160 का अराउंड आपको मिलेंगे, आपको रीजनिंग में मार्क्स इतने मिलेंगे। हाँ, उनके हो सकता है इंग्लिश में 92 तक रह जाए। जैसे मेरे खुद के 2018 वाले में 94 मार्क्स थे। ओके। पर जीएस उस टाइम इतनी पढ़ी नहीं थी, मतलब जीएस के लिए मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया था, मैं ऐसे ही गया था देने के लिए सही तो सीजीएल के बेस पे। तो जीएस में नंबर कम थे, इंग्लिश में नंबर अच्छे थे, तो बन गए थे। और कई कैंडिडेट्स ये पूछते हैं कि सर मेरे 130 से 140 के बीच ही में मॉक टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं, तो उनको किस तरीके से हम बढ़ाएं, क्या करें? 130 से 140 उनका स्कोर लगभग रहता है, तो समझ नहीं पाते हैं कि कैसे क्या स्कोर हमें इंक्रीज करना है। स्कोर के लिए तो मॉक टेस्ट ज्यादा देने से पहले उनको प्रिपेयर पूरा करना पड़ेगा। ओके। बहुत हो रहा है। हेलो, आवाज आ रही क्या आपको मेरी? लैग कर रहा है थोड़ा। ओके, 1 मिनट। ओके। हुआ फिर आप ये कि प्रीवियस ईयर दीजिए, प्रीवियस ईयर वाले से आपको थोड़ा आइडिया होगा। ओके। और 2 चीज है, एक तो टेक्स्ट बुक है और एक दूसरा एक और प्लेटफॉर्म है। 2 प्लेटफॉर्म है शायद, ग्रेडअप, बढ़िया बायजूस। ग्रेडअप है, हाँ, ग्रेडअप बायजूस जो एक मिस हो चुका है। उन दोनों पे प्रीवियस ईयर और नए मॉक लगाई। ओके। जितने मॉक लग सकते उतने लगाए। और वहाँ हमें ये देखना होगा कि कमी कहाँ है, किस सेक्शन में नंबर कम आ रहे हैं, इंग्लिश में आ रहे हैं या जीएस में आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कम नंबर आ रहे होंगे। और एक कंसिस्टेंट बन जाती है कि आपको तब फील हो जाता है 15-20 मॉक देने के बाद कि इस फील्ड में, इस सेक्टर में जो सेक्शन है इसमें मेरे कम आ रहे हैं। उसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देके फिर पढ़ने की और मॉक देने की जरूरत है, तभी सुधर सकते हैं। ओके।
तो अभी जिस हिसाब से 2023 के एग्ज़ाम को 2 महीने बाकी हैं, तो अभी किस तरीके से आपके अनुसार प्लान ऑफ एक्शन स्टूडेंट को सेट करना चाहिए, कितने घंटे देने चाहिए? देखिए, ज्यादा लोड ना हो, उसके ऊपर उतना पढ़ना है। सीधा है कि जहाँ आप एग्जॉस्ट ना हो जाओ, जहाँ जब तक पढ़ना है फिर आपको आराम करना है, फिर आराम करना है, ऐसे चलेगा। लगातार अगर करेंगे तो लगातार फिर मोमेंटम क्रिएट नहीं हो पाता, रिदम टूटती है। और ज्यादा पढ़ना सक्सेसफुल नहीं बनाता, ज्यादा पढ़ने से ज्यादा नंबर नहीं आते। ओके। आप क्वालिटी पे पढ़ रहे हो उससे नंबर आएंगे। अच्छा। वही चीज मैटर करेगी कि आपने कितना पढ़ा, कितना उसको एग्जीक्यूट किया, कितना उस मॉक टेस्ट में नंबर बने। केवल इसी से फर्क पड़ता है। कुछ लोग सोचते हैं ज्यादा पढ़ लेते हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं, उससे नंबर बनेंगे, तो उससे कुछ होता नहीं है। तभी मैंने कहा क्वालिटी आप अगर पढ़ रहे हो तो बढ़िया रहेगा। तो इस समय 2 महीने हैं, तो अगर कोई जॉब में नहीं है, क्योंकि मैं 2 हिसाब से बता सकता हूँ। अगर कोई फ्री है, केवल उसे तैयारी करनी है, तो वो एक काम कर सकते हैं कि टाइम सेट करें। सुबह 2-3 घंटे पढ़ रहे हैं, दिन में खाना खा के आराम करके, नहा के आराम करके, फिर वो दिन में पढ़े 3 घंटे, 6 घंटे ऐसे, 6 या 7 घंटे ऐसे होते हैं, और फिर शाम को वो फ्री हो जाए। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती पढ़ रहे हैं। ओके। ज्यादा पढ़ने से जरूरी नहीं है कि आपका अच्छे नंबर आएंगे, आपको कोई स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। और स्ट्रेस लेवल से कभी कभी ऐसा होता है कि नंबर भी कम आने लग जाते हैं मॉक टेस्ट में, तो उससे भी टेंशन होती है। ओके। फिर जब शाम को अच्छे से फ्री हो जाते हैं 7 बजे तक, अगर मैं शेड्यूल के साथ होता हूँ, खाना खा पी के फिर पढ़ें, और फिर आराम से 11 से 12 बजे तक सो के सुबह 6 बजे जगिए, 7 घंटे की नींद लीजिए, और दिन में 24 घंटे में से लगभग 8 से 9 घंटे निकल ही सकते। अच्छा। 9 जब मैं अगर जॉब वाली की बात करूँ, जॉब वाले को कैसे करना, तो मैं था जो मैंने कैसे करा कि सुबह में थोड़ा 1-1.5 घंटे पढ़ लेता था। सुबह जॉब में पढ़ के जॉब पे जाके वहां पे तो टाइम मिल जाता था बीच में, ऑफिस में जैसे भी टाइम मिल रहा था, उसमें मैंने ऑफिस आवर्स आप देखो 8 घंटे के लगभग के होते हैं, और ऑफिस आना जाना लगभग 1 से 1.5 घंटा होता है, 10 घंटे निकल जाते हैं। उसमें से मैं 3 घंटे पढ़ पाता था। ओके। 3 घंटे को 1 घंटा सुबह का, और 2 से 3 घंटे जाते मैं भी निकाल लेता था। मतलब 6 घंटे तो मिल ही गए मेरे, कभी इतना हुआ। तो एक जॉब पे ना जाने वाला लड़का 10 घंटे निकाल सकता है एक कैंडिडेट, और वो भी उसे ऐसे शेड्यूल करना है कि उसे लोड ना आए, स्ट्रेस ले। ओके। तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि मॉक टेस्ट में नंबर कम आएंगे, लेकिन तो जनरली वो अच्छे आने चाहिए। कभी कभार कम आए तो कोई स्ट्रेस नहीं लेना। ओके। तो अभी जिस हिसाब से आपने आगे का जो स्ट्रेटजी है 2 महीने का बताया, अच्छा मुझे अभी आप ये बताइए कि अभी कई स्टूडेंट 2022 में भी DOPT में सेलेक्ट हुए हैं, जिस हिसाब से वैकेंसी आपकी 1000 के अप्रॉक्स थी, या ऐसे ही कुछ 900 कुछ समथिंग थी। तो अभी क्या प्रोसीजर रहता है ज्वाइनिंग का, मेडिकल का, किस तरीके से मिनिस्ट्री के लिए चूज करने को देते हैं? जैसे ASO में अभी देते हैं, जैसे अभी हमारे यहाँ एक कलीग था, अभी वो ASO बना, तो वहाँ पर मिनिस्ट्री चूज करने के लिए देते हैं ASO में। क्या यहाँ पर प्रोसीजर रहता है? प्रोसीजर DOPT का बताऊं तो सबसे पहले तो SSC जॉर्जिया से भेजी, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। तीसरी बार 1000 से भी ज्यादा वैकेंसीज है, और उसके बाद SSC वेबसाइट में भी डालेगी, और मेल पे भी अटेस्टेशन फॉर्म भेजेगी, इसके लिए कहेगी कि आपको अटेस्टेशन फॉर्म भरना है। तो अब हमारे टाइम पे जो था 2018 बैच तक ऐसा था कि अटेस्टेशन फॉर्म हमको ऑफलाइन भर के और फिर बाई पोस्ट भेजना होता था। अब वो ऑनलाइन कर दिया है। अभी तो अटेस्टेशन ऑनलाइन भर देना है पूरा। और जो कैंडिडेट दिल्ली से बाहर के हैं, आउट ऑफ दिल्ली है, SSC DOPT उनसे कहता है कि आप मेडिकल अपने डिस्ट्रिक्ट के CMO से, चीफ मेडिकल ऑफिसर को बनवा के लाएंगे और यहाँ सबमिट कर देंगे। ओके। और इस जो दिल्ली के हैं उनका DOPT खुद करवाती है सफदरजंग या फिर ना RML हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। तो ये मेडिकल तक की होती है। उसके बाद SNO को चूज करने का नहीं मौका मिलता है, जो अब तक है।
ओके। केवल लास्ट मिनट को जो पता है 2015 में 15 में ये दिया था मौका अच्छा। कि आपको मिनिस्ट्री चूज करनी है। उसके बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21 में एग्जाम नहीं लगाया तो अब तक मौका दिया नहीं। हो सकता है थोड़ा ज्यादा है तो दे दें, और मौका नहीं मिलेगा तो रैंडम ही दिया जाएगा। ओके। उसमें किसी की रैंक डिपेंड नहीं करती है कि रैंक कितनी है, वो अपने हिसाब से दे देते हैं। जब मिनिस्ट्री अलॉट होती है तो मेल पे ही अपॉइंटमेंट लेटर भेज देती है DO पे। ओके। और जैसा कि हमारे साथ हुआ, हमारे टाइम पे DB हुआ था, अब DB नहीं है तो अब DB वो मिनिस्ट्री करवाएगी। और आपका मेडिकल चेक वो कर लेंगे, आपके डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे, सारी चीजें चेक हो जाएंगी। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन DOPT खुद करवाता है, वो आफ्टर ज्वाइनिंग होता रहता है, उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं। ऐसा होता है। ओके। तो अभी जिस हिसाब से जब आप ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद किस तरीके से सैलरी वगैरह का प्रोसीजर रहता है? ज्वाइन करने के बाद सैलरी का टाइम हो जाता है 1-1.5 महीने का। ये मान लीजिए हो सकता है पहला महीना आपको बिना सैलरी के निकालना हो। कि जो नए बंदे जाते हैं उनके लिए सबसे पहले तो क्या होता है कि DB हुआ, DB के बाद पोस्टिंग दी जाती है। अंडर सेक्रेटरी हो सकता है, डेप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर या जॉइंट सेक्रेटरी का। हो सकता है किसी को डायरेक्टली मिनिस्टर ऑफिस में भेज दें। 2 मिनिस्टर ऑफिस होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड मिनिस्टर का जो होता है मेन मिनिस्टर, कैबिनेट वाला। तो इनमें से कहीं भी पोस्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपको हिंदी सेक्शन भी देते हैं, हिंदी वालों को। इंग्लिश वालों को के लिए ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी सेक्शन में भी बैठा देते हैं, बस इतना होता है। उसके बाद में अपॉइंटमेंट लेटर निकलता है एक अलग से कि हम इन्हें अपॉइंट किया जाता है मिनिस्ट्री में। ऐसे एक अपॉइंटमेंट लेटर निकलता है, वो उसमें 10 या 15 दिन या 20 दिन लग जाते हैं। जब वो लेटर निकलता है उसके बाद में सैलरी के लिए प्रोसीजर हो सकता है कैश सेक्शन में जाके। वहाँ पे सबसे पहले आपको NPS क्रिएट करवाना है, NPS अकाउंट खुलवाते हैं। NPS अकाउंट खुलवाने के बाद आपको अपनी बैंक की डिटेल्स फर्निश करनी है। और एक GOB ID बनती है, जैसे जानते हैं जैसे हमारी मेल ID होती है ईमेल की, GOB ID बनती है, सरकारी ID। ओके। जैसे इनकम टैक्स में इनकम टैक्स का मेल ID पूरा रहता है। इनकम टैक्स मेरे हिसाब से सब GOB ID रहता है, GOB.in ID। GOB.in वो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज, मिनिस्ट्री वाइज अलग अलग हो जाती है। तो वो जब वो क्रिएट हो जाएगी उसके बाद कैश सेक्शन प्रोसीजर करता है अकाउंट के लिए और सारे इसके लिए। और उसमें जब वो सारी चीज हो जाती है उसके बाद सैलरी आती है। तो अगर ज्वाइन करेंगे तो महीने के लास्ट 1 महीने में या 40 दिन के अंदर हमें सैलरी का प्रोसीजर होता है। और ये अपना जैसे आपका प्रमोशन का तो 10 साल का तो है ही है, लेकिन ये 5 साल में कुछ ऐसा कुछ लगता है क्या? NFSG देते हैं 5 साल में। अच्छा, NFSC मतलब उधर नॉन फंक्शनल सेक्शन ग्रेड मिल जाती है। ओके। और NFSG देते हैं 40 to 100। अच्छा। हाँ, आ रही है अब आपकी। क्या कह रहे हैं? NFSC के बारे में आप बता रहे थे कुछ। मिलती है 40 to 100 ग्रेड। उसमें क्या होता है, प्रमोशन नहीं कहलाता वो, उसमें अपग्रेड कर देते हैं ग्रेड पे को। तो वो 5 साल के लिए 5 साल का होता है। उसमें अप्रूव सर्विस से 5 साल की सर्विस हो जानी चाहिए। आपकी सर्विस लगी होती है तो तब से 5 साल की सर्विस बोलते हैं। एक्चुअली अप्रूव सर्विस और ज्वाइनिंग सर्विस अलग अलग होती है। ज्वाइनिंग सर्विस आपकी होती है, रेगुलर सर्विस बोलते हैं उसे, वो होती है आपकी ज्वाइनिंग की डेट पे। अप्रूव सर्विस होती है जिस ईयर में आपका नोटिफिकेशन आया, जिस ईयर आपकी एग्जाम हुई प्री, ओके, उसके नेक्स्ट 1 जुलाई से आपकी अप्रूव सर्विस स्टार्ट हो जाती है। जैसे 22 में नोटिफिकेशन आया, 22 में एग्जाम लगी प्री, तो 1 जुलाई 2023 से DOPT में इन लोगों की अप्रूव सर्विस चालू हो चुकी है। ओके। जो ज्वाइन करती। अच्छा। और ये अप्रूव सर्विस का फायदा केवल और केवल NFSG प्रमोशन के लिए दिया जाता है, बाकी और चीजों में नहीं। तो 5 साल में मतलब 42 तो आपका हो जाता है अप्रूव सर्विस से। 5 साल में 42 है। उसके कुछ कंडीशन है कि आपकी 5 अपर होनी चाहिए। ओके। और वो गुड या वेरी गुड रिमार्क की होनी चाहिए। और आप पर कोई
इंक्वायरी ना हो, कोई आपका कोई चीजें ना हो, और फिर सबसे बड़े जो कंडीशन रहती है वो होती है टोटल पोस्ट की 30% को भी मिलती है वो। ओके। जैसे डीओपीटी में इस समय लगभग अराउंड 2000 या 2400 ग्रेड टोटल जिन्हें बोलते हैं स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ का 30% को ही एनएफएसजी देंगे उस ईयर, पर्टिकुलर ईयर में। ओके। जो बचेंगे उनको नेक्स्ट ईयर में देंगे, ऐसा रहता है। तो मतलब एक तरीके से ये है कि पहले तो आपका विजिलेंस क्लियर होना चाहिए, कुछ भी चीजें आपके बिल्कुल, कोई खिलाफ केस ना वगैरह का हो। कोई सिस्टम ना होना चाहिए आपको। हाँ। दूसरा आपके अपार होनी चाहिए। सबसे पहले आप 30% की रेंज में आ रहे हो, वो चीजें काफी जो होती है, सबसे जो अपार में रिलैक्सेशन दे देते हैं, हाँ। क्योंकि अपार तो ज्वाइनिंग ऑफ सर्विस की काउंट होती है हमेशा। हाँ। तो अप्रूव सर्विस तो फिर क्लेम चालू हो जाती है। पर ऑलमोस्ट लगाए तो 5-6 साल में एनएफएसजी मिल सकता है इस समय जो है सिनारियो। ओके, तो मतलब 5-6 साल में आपका ग्रेड पे चेंज, ग्रेड पे 4200 हो जाता है। जी जी, प्रमोशन नहीं होता, वो स्टेनो ही रहते हैं, स्टेनो डी ही रहते हैं। ओके, तो उसके 6 साल की सर्विस जब कंप्लीट हो जाती है, हाँ, डिपार्टमेंटल के एलिजिबल हो जाते हैं। ओके। और जैसे ही फिर आपके 10 साल, मान लो ये 5 साल में तो आपका जो आपका ग्रेड पे है वो आपका बढ़ गया, लेकिन जैसे ही 10 साल पूरे होते हैं तो क्या 4600 करते हैं या कुछ और, कि वैसे ही रेगुलर चलता है? साल में 4600 आप पीएम हो जाता है। अच्छा, 4600 कर देते हैं जी। ओके। तो अभी जिस हिसाब से, और वर्क कल्चर कैसा क्या है, क्या वर्कलोड वगैरह क्या डिपेंड करता है सेक्शन वाइज या जो ऑफिसर के ऊपर? ये मिनिस्ट्री वाइज और सेक्शन वाइज दोनों तरीके से डिपेंड करता है। तो मिनिस्ट्रीज हैं जहाँ पे आपको लग सकता है काम कम है, लेकिन उसी मिनिस्ट्री में किसी एक सेक्शन और मतलब किसी एक ऑफिसर के पास हो सकता है काम ज्यादा हो, और किसी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज में काम ज्यादा ऑब्वियस की बात है। होम मिनिस्ट्री में अगर कोई लगेगा तो कोई नॉर्थ ब्लॉक में जाके लगेगा तो ऑब्वियस की बात है आपको कोई अगर मिनिस्टर ऑफिस में या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफिस में लग जाता है तो भी उनको लेट वर्किंग या लेट सिटिंग करनी पड़ सकती है, नॉर्मली रहता है। जैसे हमारा अगर देखा जाए तो 9:30 से 6 तक सिटिंग है डायरेक्टर के साथ में, और जो मंत्री ऑफिस में है वो नॉर्मली 7 बजे तक रहते हैं, सुबह 10 बजे आते हैं, कुछ लोग 8 बजे तक रुकते हैं, अलग अलग सिस्टम रहता है। ये आपकी किस्मत पे भी डिपेंड कर जाता है। अच्छा, और उसी हिसाब से जो आपका हायरार्की है, जैसे फिर एएसओ रहेगा वहाँ पे स्टेनो रहेगा, एमटीएस रहेगा, इसी तरीके से हर जगह पे पोस्टिंग आपका रहती है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्मली स्टेनो को डीओपीटी में डीएस डेप्टी सेक्रेटरी या डायरेक्टर के साथ पोस्टिंग करते हैं। फिर बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री है जैसे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग आईएनबी है, होम है, और इन मिनिस्ट्री में यूएस के साथ पोस्टिंग दी होती है। ओके, उससे नीचे नहीं होती। ओके। तो जिस हिसाब से गौरव जी आपने अभी बताया डीओपीटी के बारे में, साथ ही स्ट्रेटजी भी आपने बताई कि किस तरीके से बाकी सारी चीज़ें भी आपकी करनी है 2023 में कई सारे स्टूडेंट को, तो अभी आपका नेक्स्ट क्या प्लान ऑफ एक्शन 2023 दोगे आप? नहीं, अब मेरे को तो 4200 मिलेगा, 4600 लेना ही नहीं है। 4600 फिर वो दिल्ली मिलेगा। ओके। तो बार बार देने से कोई फायदा है नहीं। वैसे भी लोग अगर हम देंगे तो गालियां ही पड़ती हैं, आपको पता है इस चीज। ये बार देते हैं। सही बात है। और ये शौक नहीं करना है मुझे, शौक करने के लिए कोई बात ही नहीं है, बार बार देना भी नहीं है। सही बात है। और सही है ना कि बार बार देने से क्या रहता है ना कि आप चाहो तो लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, नहीं तो बार बार इसी चक्र में आप घूमते रहोगे। हाँ, मेरी इच्छा है, मैंने जयपुर जोन के लिए ट्राई करने के लिए सीबीआई सेक्शन इसलिए लिया मैंने कि मैं जयपुर की साइड में मेरे आ सकूँ मेरे यहाँ पे, और यहाँ में मेरे को तो मैं इसके लिए तैयारी करूंगा फिर अगर करनी है। अच्छा, ओके। एसएससी मैं नहीं करूंगा फिर फॉर्म में। अरे वाह, चलिए फाइनली आपकी जर्नी जो है वो एसएससी की यहीं पर ही खत्म हुई। हाँ बिल्कुल। चलिए गौरव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं आपने शेयर भी किया, और इसमें 2 चीज़ें हमें मिली। पहला तो हमें एक तो आपका जो स्ट्रेटजी है जो आपने शेयर करी, दूसरा जो आपका फर्स्ट जो आपका जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं आपने शेयर किया कि भाई 2018 में मैं डीओपीटी में सेलेक्ट हुआ था, और वो जो प्रोसीजर आपने बताया ज्वाइनिंग, मेडिकल से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, वो 2022 में बहुत से ऐसे स्टूडेंट को कहीं ना कहीं हेल्प भी करेगा।
तो गौरव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी जो भी चीज़ें रहेंगी, ठीक है, वो मैं जो भी क्वेश्चंस अगर रहेंगे तो वो मैं कन्वे कर दूंगा आपके पास कि स्टूडेंट को कहीं ना कहीं आप रिप्लाई दे सकें। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके।